तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहला हमें बेसिक सी चीज़ मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे अगर उसका मोशन नहीं हो रहा है तो वो बॉडी में एक एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन से मूव कर रही हो, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे ना हो, अगर कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो वो बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम पे जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ज़ीरो। और जब बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन पे होती है तो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और उस टाइम पे जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ज़ीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो कंसेप्ट है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। ये जो पॉइंट बी है इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कंसिडर कर लो। और सिमिलरली जो पॉइंट ए है उसके ऊपर भी एक बॉल है, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जो पॉइंट बी है उसके ऊपर पॉइंट बी पर एक बॉल है जो कि एक सर्टेन हाइट पे, और जो पॉइंट ए है उस पर भी एक बॉल है जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे है। और जो पॉइंट ए पे जो बॉल है उसकी जो हाइट है वो h1 कंसिडर कर लेते हैं। और वो जो h1 हाइट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी पॉइंट बी, क्योंकि जो पॉइंट बी की जो हाइट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कम है। तो ये हाइट के वजह से क्या होगा, तो हाइट के वजह से जो पॉइंट ए पर जो ऑब्जेक्ट है जब उसको हम लोग रिलीज़ कर देंगे, या फिर कंसिडर कर लेते हैं जो बॉल है जब इसको हम लोग ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो बॉल का मोशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो कंसिडर कर लेते हैं ये है पॉइंट A1, पॉइंट A2, पॉइंट A3, A4, A5, A6। जब ये बॉल को हम लोग रिलीज़ करें, जब तक कि ये बॉल हमारा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे वैसा का वैसा ही रहता है, अगर हम लोग कोई भी मोशन ना करें तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे कि करिए अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे अगर वैसा का वैसा ही है, इसको अगर मैं रिलीज़ नहीं करता हूँ, अगर इसको मैं ऊपर से छोड़ता नहीं हूँ, उसको मैं वो हाइट पर ही रहने देता हूँ, तो ये जो बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो कंसिडर कर लेते हैं ये जो बॉल है इसको मैंने रिलीज़ कर दिया, ये है पॉइंट A1। तो जब ये बॉल पॉइंट A1 पे आया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली जब वो बॉल A2 पे आया उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई। सिमिलरली जब A3 पे आया 30 मीटर पर सेकंड हुई, A4 पे 40 मीटर पर सेकंड, फिर 50, 60, 70 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये जो बॉल है ग्राउंड के करीब आते जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रही है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मोशन ज़्यादा होगा, और ये जो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा होगी। हमें एक चीज़ बेसिक सी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी बॉडी अगर एक सर्टेन हाइट पे है उस पर, और उस सर्टेन हाइट से अगर हम लोग बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो बॉडी पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो इम्पैक्ट होगा या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बॉडी की ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट होगा। और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट से गिरता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि हमने यहाँ कंसिडर करे थे, हाइट ज़्यादा है जिसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कितनी फास्ट जा रही है, या फिर अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपनी पोजीशन कितने टाइम में चेंज कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो जो बॉडी का जो मोशन होगा वो भी ज़्यादा होगा। मतलब जो बॉडी की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की जो एबिलिटी है या फिर जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है हर एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से बॉडी का मोशन ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई भी बॉडी अगर एक सर्टेन हाइट से गिरती है नीचे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होता है, और जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस टाइम पे उसको डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो जब कोई भी बॉडी एक सर्टेन हाइट से नीचे आके गिरती है तो उसकी जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, और वो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस टाइम पे वो ज़ीरो होती है। मतलब जैसे कि अगर कोई एक बॉल है जो कि एक हाइट से नीचे गिर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएंगी, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होते जाएंगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये बॉल या फिर जब ये बॉडी ग्राउंड से जाके कलाइड कर जाएंगी या फिर कलीजन होगा जब ये बॉडी का ग्राउंड से,
तो उस टाइम पे जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो हीट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएंगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस टाइम पे बॉडी की, इस टाइम पे जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर ग्राउंड पे, तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, और अगर बॉडी एक सर्टेन हाइट पे, तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। जैसे कि मैंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें क्या डेबिट करती है। काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा मोशन में। अगर कोई भी बॉडी का अगर मोशन ज़्यादा होता है, अगर कोई भी बॉडी का मोशन ज़्यादा होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर कोई बॉडी का मोशन कम होता है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अगर कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी जो काम करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अभी हम लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंसिडर कर लेते हैं ये ग्लास स्लैब, यह कांच का ग्लास स्लैब, और ये ग्लास स्लैब मुझे तोड़ना है। या फिर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये विंडो है नॉर्मली जो कि ग्लास की बनी है, और ये मेरे पास है स्टोन, ये स्टोन, और ये स्टोन के थ्रू मुझे विंडो को तोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बॉल है या फिर ये जो बॉडी है इसको इतनी तेज़ी के साथ फेंकूँगा कि जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी वेलोसिटी क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे जो वेलोसिटी है उसको थोड़े टाइम के लिए आप स्पीड कंसीडर करके चलो, मगर वेलोसिटी और स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं जो बॉल है इसको इतनी तेज़ी से फेंकूँगा कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, स्पीड ज़्यादा हो, जिसकी वजह से बॉल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा जिसकी वजह से मोशन ज़्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो ग्लास स्लैब होगा वो टूट जाएगा। सिमिलरली अगर ये मैं ऑब्जेक्ट या फिर ये स्टोन या फिर ये बॉल को अगर मैं स्लो से फेंकता हूँ तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से मोशन कम होगा, मोशन कम होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और मे बी ये जो ग्लास स्लैब है वो टूट पाएगा। तो हमने ये देखा अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो बॉडी की जो काम करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो ग्लास स्लैब है फाइनली ये टूट जाएगा। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा मोशन में। अगर बॉडी का ज़्यादा मोशन रहा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर बॉडी का मोशन कम रहता है तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉडी का अगर मोशन कम रहता है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम रहती है। यहाँ पे बॉडी का मोशन कम है जिसकी वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम है, और काम करने की जो एबिलिटी होगी बॉडी की वो भी कम होगी। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें क्या डिपिक्ट करती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फ्यूचर में कितनी ज़्यादा होगी। अगर कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फ्यूचर में तो उसकी काम करने की जो एबिलिटी होगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में उसकी जो काम करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी फ्यूचर में। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है फ्यूचर में तो बॉडी की जो काम करने की जो एबिलिटी होगी फ्यूचर में वो भी ज़्यादा होगी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला हाइट और दूसरा होता है वर्क डन। अगर हमारी कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग कोई भी बॉडी की अगर हाइट ज़्यादा है तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर कोई भी बॉडी की अगर हाइट कम है तो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये ज़ीरो होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती है। हमने यहाँ बात किए थे। तो जो ग्राउंड पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट पे डिपेंड करती है और दूसरा वर्क डन पे डिपेंड करती है। अभी इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे ये एग्जाम्पल के थ्रू। कंसिडर कर लेते हैं अभी हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसिडर कर लेते हैं फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और ये है फोर्थ फ्लोर। और ये है एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को मेरे को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है। तो मुझे कुछ काम करना होगा। बेसिक सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई चीज़ है जिसको आपको डिस्प्लेस करना है तो बेसिकली आपको काम करना होगा कुछ। तो जो ऑब्जेक्ट है मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना है। तो कंसिडर कर लेते हैं मैंने W1 काम किया। ये ऑब्जेक्ट को सिमिलरली मेरे को ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है तो मैं W2 काम करूँगा, और ये जो W2 काम होगा वो W1 से ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे को फर्स्ट फ्लोर भी क्लाइम करना होगा, मतलब मेरे को ज़्यादा काम करना होगा।
सिमिलरली अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से अगर मेरे को थर्ड फ्लोर पे लेके जाना हो तो मुझे और ज़्यादा काम करना होगा, जिसको मैं W3 से इंडिकेट किया हूँ। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे लेके जाना हो तो मुझे सबसे ज़्यादा काम करना होगा, जिसको मैंने W4 वर्क डन से इंडिकेट करा हूँ। तो ऑब्जेक्ट को मेरे को ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे लेके जाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा। तो वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी की हाइट ज़्यादा है, बॉडी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बॉडी की जो काम करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा वर्क किया, ज़्यादा वर्क करने की वजह से जो बॉडी की जो हाइट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करी, ज़्यादा ही हाइट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। वर्क डन जो जो काम करने की जो एबिलिटी होगी बॉडी की फ्यूचर में वो ज़्यादा होगी। वो कैसे ज़्यादा होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर जब तक ये ऑब्जेक्ट ये पोजीशन पे फोर्थ फ्लोर पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेंगी, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ या फिर रिलीज़ कर देता हूँ तो ये जब ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज़ करूँगा तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का मोशन ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मोशन ज़्यादा होगा, हैंस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट, जो ग्लास स्लैब ये जो आप देख रहे हो ये टूट जाएगा, जो ग्लास स्लैब है फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमने अब तक के क्या पढ़ा कि अगर हम लोग कोई भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ये बता दी कि कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फ्यूचर में कितनी ज़्यादा होगी, जो कि काम करने की एबिलिटी को डिफाइन करेंगी बॉडी की। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर और दूसरा वर्क डन के ऊपर। जितना ज़्यादा हम लोग कोई भी बॉडी पे काम करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा हम लोग कोई भी बॉडी पे काम करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी, और ज़्यादा हाइट होने की वजह से बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। आपको एक बेसिक सी चीज़ कंसिडर याद रखना होगा, अगर हम लोग कोई भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग बॉडी पे काम कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग बॉडी पे काम करेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जितनी ज़्यादा बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेंगी उतनी ज़्यादा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हो डिटेल में, जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी की हाइट बढ़ेगी, जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फ्यूचर में ज़्यादा होगी, और जो काम करने की जो एबिलिटी होगी बॉडी की फ्यूचर में वो ज़्यादा होगी, वर्क डन जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने वर्क डन एबिलिटी में आपको समझाया, ये जो ग्लास स्लैब इधर है, अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं थर्ड फ्लोर पे रखता और ये ग्लास स्लैब को अगर मैं थर्ड फ्लोर के नीचे रखता और ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं थर्ड फ्लोर से गिराता तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होती, जिसकी वजह से काम करने की एबिलिटी ऑब्जेक्ट की कम होती और जो ग्लास स्लैब है वो नहीं टूट पाता। सिमिलरली अगर मैं इसको सेकेंड फ्लोर के नीचे रखता तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और कम होती, हाइट कम होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से जो काम करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की वो और कम होती है। तो ये था बेसिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और हमने अभी जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया वो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी बॉडी कंसीडर करें, इलास्टिक बॉडी कंसीडर करें, इलास्टिक बॉडी मतलब वो बॉडी, अगर कोई भी बॉडी को अगर हम लोग स्ट्रेच करें और उसको रिलीज़ कर दे तो अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ रिगेन कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। तो कंसीडर कर लेते हैं ये है रबर बैंड। रबर बैंड में तो आप देखा ही होगा, जिसको हम लोग इलास्टिक बैंड भी बोलते हैं। ये है रबर बैंड, ये है रबर बैंड के दो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और ये है रबर बैंड की ओरिजिनल लेंथ एल। ये जो रबर बैंड है इसको मैं हॉरिजॉन्टली कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए मैं एल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अगर वर्टिकली कंसीडर करता तो मैं हाइट कंसीडर करता। ये हाइट और ये मतलब ये जो लेंथ का जो कंसेप्ट है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत से लोगों को, क्योंकि जो एच होता है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी एच कंसीडर किया था। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ लेंथ कैसे आ गया। तो सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट जो इलास्टिक बैंड है इसको मैंने हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया हूँ इसलिए लेंथ, और इसको वर्टिकली कंसीडर करूँ इसलिए हाइट। तो ये कंसीडर कर लेते हैं, ये जो इनिशियल लेंथ है ये इलास्टिक बैंड की ये एल है। ये जो इलास्टिक बैंड है इसको मैंने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फोर्स लगाना होगा। मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा मेरी एनर्जी लॉस्ट होगी, या फिर मतलब जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा मैं काम करूँगा इस इलास्टिक बैंड पे। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा
उतनी ज़्यादा ये इलास्टिक बैंड की पोटेंशियल एनर्जी होगी। बेसिकली जो वर्क डन होता है फोर्स और जो वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। जब भी आप कहीं पे भी फोर्स लगा रहे हो और अगर कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस कर रही हो तो वहाँ पे बेसिक सी बात है वर्क डन होगा। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, दोनों पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने पोजीशन से, तो मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये जो L1 लेंथ के लिए मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम करने की वजह से इसकी ये जो इलास्टिक बैंड की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। और जब मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा, ये दोनों एंड को मैं रिलीज़ कर दूंगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों कांटेक्ट की वो ज़्यादा होगी। मतलब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एकदम रैपिडली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो रबर बैंड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली ये जो बैंड है इसको मैं और ज़्यादा स्ट्रेच किया, ज़्यादा फोर्स लगाया। ज़्यादा फोर्स मतलब मैंने ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम करने की वजह से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी जब तक कि मैं ये रबर बैंड को एज़ इट इज़ रखता हूँ, एज़ इट इज़ मैं रखता हूँ। रबर बैंड को मैं रिलीज़ नहीं करूँगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे ही मैं रिलीज़ कर दूँगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। और जिस वेलोसिटी के साथ आएगा वो जो वेलोसिटी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर जिस वेलोसिटी के साथ आएगा वो डिफाइन करेंगी कि कितनी ज़्यादा मैंने रबर बैंड की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ किया था। बेसिकली जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये दोनों कांटेक्ट एक दूसरे के क्लोज में आएंगे वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, मैंने वर्क डन ज़्यादा किया और फोर्स ज़्यादा लगाया। सिमिलरली अगर हम लोग रबर बैंड को हॉरिजॉन्टली कंसिडर करें, ये है एच रबर, ये ओरिजिनल हाइट है ये रबर बैंड की जो कि है एच, और मैंने इस पर थोड़ा फोर्स लगाया मतलब काम किया, जिसके वजह से दोनों एंड को मैंने स्ट्रेच किया और वो जो हाइट है वो H1 हाइट है। और अगर जब मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा तो दोनों एंड जो हो गए एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसके वजह से जितनी मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ किया था उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये दोनों एंड की। सिमिलरली मैंने ये दोनों एंड को और ज़्यादा स्ट्रेच किया, ज़्यादा मैंने फोर्स लगाया, जिसका मतलब मैंने ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम करने की वजह से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी। और जब मैं ये रबर बैंड को रिलीज़ कर दूंगा दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा किया था। तो यही है हमारा बेसिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी वर्क डन के ऊपर डिपेंड करती है और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि ये लेंथ को मतलब ज़्यादा अगर मेरे को रबर बैंड को स्ट्रेच करना हो तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वर्क डन ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो रबर बैंड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो ये था बेसिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। तो उस फार्मूले के बारे में हम लोग देखेंगे आगे।